आदाब नाजरीन, IA मीडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं इम्ताज़ नदवी फिर एक बार आपकी खिदमत में आईने हिंद के हवाले से हाजिर हूँ। 11 जनवरी 2022 अब्दुल हई एजुकेशन हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी ने दस्तूर हिंद के जमहूरी तकाज़े के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनअक़िद किया, जिसमें शहर भोपाल के माहिर वकला एडवोकेट जनाब सरवत शरीफ खान, सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद माहिर, एडवोकेट जनाब सैयद अशरफ अली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट जनाब एहतशाम हाशमी मौजूद रहे। एडवोकेट एहतशाम हाशमी ने शुरका को खिताब करते हुए कहा, अगर हम आईने हिंद का मुताला करें तो हम पर थोपी जाने वाली कोई भी कानूनी, मसनूई और साजिशी आफत का हम दस्तूर हिंद के मुताबिक मजबूती से मुकाबला कर सकते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। तो अभी मौजूदा हालात के एतबार से अगर कहीं मुश्किल आती है या कहीं कानूनी एतबार से ज़रूरत पेश आती है, भाई मैं आपके किरदार से वाकिफ़ हूँ, इसलिए बिना आपकी इजाज़त के तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा फिक्र है। मौलवी माज साहब के ज़रिए या पर्सनली भी सर का नंबर ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूरी पूरी मदद और कानूनी जितनी भी जो है समझाइश होगी वो फ़ोन पर भी या कॉल पर अगर वक्त होगा, क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो आपको जानकारी नॉलेज मिल जाएगी, है ना। उसके साथ साथ हमें लॉ और जानकारी में तो जाना है, लेकिन कभी अगर खुदा ना खास्ता मुश्किल पेश आ जाए तो हमें अकेला महसूस नहीं करना। एहतशाम हाशमी साहब जैसा एक जीती जागती किताब जो है हम लोगों के सरपरस्ती में है, तो आप लोग इंशाल्लाह ये जो सुजूस है, यानी ये इतनी पुररौनक और मुफीद मजलिस सजवाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम एहतशाम हाशमी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हैं। ये 3 बजे भोपाल यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इतने थके हुए, इतने लंबा सफ़र करके यहाँ पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की दावत इन्होंने कबूल फरमाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब सरवत शरीफ साहब, मैं पहली मरतबा उनसे मिला हूँ। हमारे भोपाल में इतनी अहम शख्सियत रहती है, हम लोगों को मालूम नहीं है, तो ये इस माना कर भी एक बहुत अहम मजलिस हो गई कि हमें अपनों से मिला दिया और इतनी अहम शख्सियत से हमें मुतारफ़ करवा दिया। और जनाब मोहम्मद माहिर साहब का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वो भी अहम शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह। वकीलों को जब देखता था तो अकबर प्रागयाजी का एक शेर याद आता था, इलाहाबादी को जो नाम बदलने की जो एक प्रतिक्रिया चल रही है, तो अकबर इलाहाबादी ने बड़ा खूब शेर कहा है। वो यकीनन ये वकला को बड़ा चुभता होगा कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने यूं कहा कि लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। माफी के साथ बहुत बहुत, लेकिन मैंने उसको इस तरीके से बनाया कि पैदा हुआ इन लोगों को, आप जैसे हजरात को देख कर के आप लोग उम्मत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आप लोगों की कारकर्दगी की है और इतनी मेहनतें, आप न दिन को दिन और न रात को रात, और अल्हम्दुलिल्लाह 3000 किलोमीटर का सफर रिपोर्ट लिखवा दी और न जाने क्या क्या इन लोगों पे, ये तो मुख्तसर बताया, और न जाने क्या क्या हमले हुए होंगे। तो मैंने उसका ये शेर बनाया कि पैदा हुआ वकील इन जैसा तो शैतान ने यूं कहा कि लो आज मैं फिर से बे औलाद हो गया। तो आज मैं फिर से बे औलाद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने हम लोगों को नसीहतें की हैं और हम लोगों की जो रहनुमाई की है हमारे तलबा की, तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। और इंशाअल्लाह आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हम, आपने जिस तरीके से कहा कि एक क्लास ऑर्गेनाइज की जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह उसके लिए काम करेंगे कि आपकी जो मंशा है तो इंशाअल्लाह हम लोग उस पर खरे उतरे। और आपने भी जिस तरीके से हम लोगों के लिए रहनुमाई की है कि आप लोग अगर LLB में दाखिला लेना चाहें तो आपकी तरफ से इंशाअल्लाह पूरा हर एतबार से ताउन रहेगा। मैं भी अपनी तरफ से कि दारुल की तरफ से जो इंशाअल्लाह जो तलबा हमारे जो असातिज़ा मुफ्तियान इकराम हमारे दारुल के अगर LLB करना चाहेंगे तो दारुल भी इंशाअल्लाह जितनी मुमकिन हो सकेगा उनकी मदद करेगा। मैं
जहांगीराबाद एजेंसी में मौजूद है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब एहतशाम हाशमी साहब तशरीफ लाए थे और लोगों में कहीं न कहीं कानून के तहत बेदारी की मुसलसल बात कर रहे हैं ये गुज़श्ता कई सालों से, और ख़ास तौर से इस वक्त मौजूदा हालात क्या है और हम लोगों को क्या करना चाहिए इस वक्त में। ये पशोपेश में तमाम लोग हैं इस वक्त में। आइए इनसे जानते हैं, कुछ अहम सवालात से मुतल्लिक़ कुछ जवाब जानना चाहेंगे। ख़ास तौर से हम उनके साथ इस वक्त ये जानना चाहेंगे कि ये भी हालिया दिनों में एक कानून पास हुआ है, 18 साल की उम्र से जो बढ़ाकर लड़कियों की शादी को 21 साल कर दिया गया है। इस कानून को लेकर पूरे मुल्क में मुसलमानों में ऐसी बेचैनी छाई नज़र आई कि 31 दिसंबर को भोपाल के कब्ज़ात का रिकॉर्ड 750 से ऊपर का है। तो ये सिर्फ बेचैनी क्यों पैदा हो रही है? क्या मुसलमानों का जो अपना पसंदीदा है वो इस पर कुछ असर अंदाज नहीं कर रही? देखिए, सबसे अहम बात तो ये कि आप जानते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है ये आज मुसलमानों को दबा के, उनको कुचल के और हमारे हिंदू भाई बहनों का वोट हासिल करने का जो प्रयास कर रही है आप सब जानते हैं। जहाँ तक रहा सवाल ये कानून बनाने का, 18 साल की जो एज का कानून आया है, तो इस कानून को चैलेंज हम लोगों को करना चाहिए था। अब आप हम सब यहाँ बैठ के अगर सिर्फ विरोध करते रहेंगे तो उससे काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज करना चाहिए। आप सबको, हम सबको मिलके पूरे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं उनको चैलेंज करना चाहिए कि भाई एक 18 साल का इंसान जब हिंदुस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड कर सकता है वोट देके, तो क्या वो अपना मुस्तकबिल 18 साल की उम्र में डिसाइड नहीं कर सकता? क्या वो 18 साल में बेवकूफ रहता है? तो जब वो वोट दे सकता है, जब वो विधायक और सांसद बना सकता है, तो क्या वो अपनी शादी का फैसला नहीं ले सकता 18 साल में? ये गलत कानून है, गैर कानूनी कानून है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इसको मुझे लगता है कि आप सबको मिलकर, हम सबको मिलकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। जैसा कि हमने सीए एनआरसी कानून को चैलेंज किया हुआ है, इसको भी हमको उतनी ही मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। एक अहम मामला ये है कि तालीमी पॉलिसी भी हुकूमत ने नाफिज की, मरकज़ी हुकूमत ने, उसमें बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी है और कुछ लोग हमायत में भी है। लेकिन क्या तालीमी पॉलिसी के तहत तो मरकज़ खुद ये नहीं कर सकती, सरकार हुकूमत ये नहीं कर सकती कि कानून की किताब को नाफिज कर निसाब में लाए ताकि हर एक आदमी, हर एक बच्चा उस कानून की किताब से वाकिफ हो, अपने हुकूक के बारे में उसे मालूमात हो? ये नहीं हो सकता? या सुप्रीम कोर्ट में इसमें दायरे की जा सकती है? देखिए, जैसा कि हमारे भाई अशरफ साहब ने पहले ही आपको बताया कि संविधान में सबसे पहले पेज प्रीएम्बल लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये संविधान जो है सारे कानून से ऊपर है और संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से अपने जीवन को और अपनी जिंदगी को गुजारना है और आगे हमें किस तरह से आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, लॉयर, जर्नलिस्ट बनना है। तो एजुकेशन पॉलिसी आप देख रहे हैं कि उसके पहले भी सरकार राइट टू एजुकेशन लाया था कि गरीब बच्चों को भी फ्री पढ़ाया जाएगा। सरकार अपने कानून खुद ही इंप्लीमेंट नहीं कर पाती तो ये एजुकेशन पॉलिसी क्या इंप्लीमेंट करेंगे? आज मदरसों में सरकार प्रॉपर जो उनको ग्रांट देती है उसके हिसाब से वहां पे टीचर अपॉइंट नहीं हो पाते हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रॉपर टीचर नहीं है, इतने गरीब बच्चे बेचारे जो पढ़ाई से महरूम रह रहे हैं। तो ये जो सिर्फ एक कानून लाया जाता है, ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए लाया जाता है, ग्राउंड रियलिटी पे तो कुछ है नहीं। आप बताइए किस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अभी स्कूल में पढ़ाई हो रही है? सरकारी मास्टर ट्यूशन पढ़ा रहा है और स्कूल क्लास खाली है। ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है सरकार की? मैं ये कहता हूं कि भाई आप कोई भी एजुकेशन पॉलिसी लाएं लेकिन उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट तो करें। लेकिन आपका मकसद उस एजुकेशन पॉलिसी के पीछे बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों के दिल में नफरत पैदा करने का है। लेकिन इस बात की जिम्मेदारी हमें उठानी है और सरकार की नीतियों को बताना है सबको। अब आप में से कितने लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पढ़ा हुआ है? किसी ने नहीं पढ़ा। तो जब तक हम उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, हम कैसे बताएंगे इसमें कौन सा पॉइंट नेगेटिव है, कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है? तो पहले आप खुद वो चीज पढ़िए और फिर सोसाइटी को, दुनिया को बताइए कि इसमें क्या गलत है। आज सोशल मीडिया का हथियार आपके सामने है। हमारे जो तालिबा हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं, वो रोज क्यों नहीं संविधान का एक आर्टिकल और कुरान की एक आयत लेके उसको कोट करके एक वीडियो बनाएं? ऐसा आप लोग करना तो शुरू करिए, सरकार अपने आप घुटनों पे आ जाएगी। और आखिर में हम आपसे ये अर्ज करना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में जो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक तालीमी मेयार बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। इस बारे में कोई खास रहनुमाई फरमाए तलबा की भी, और जो इदारे चला रहे, स्कूल चला रहे, मकतब चला रहे, उनके लिए क्या गाइडलाइन हो सकती है? देखिए कि जब ये मुश्किलें आती हैं तो मुझे लगता है कि अपने आप को निखारने का हमें एक और मौका
मिल सकता है। अब आप देखिए CNRC का जब कानून आया तो कितने आप लोगों में से लोग ऐसे आए जिन्होंने बोलना सीखा, कानून पढ़ा, और मतलब आपस में हम लोग एक दूसरे से मिलना भी शुरू हुए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं बीजेपी सरकार का कि उनकी वजह से आज हम लोग साथ बैठे हैं और एक दूसरे को हम लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो जो नफरत हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए थी वो मोहब्बत में तब्दील हो चुकी है। तो बीजेपी का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने सारे हिंदुस्तानियों को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया है और वो इस सरकार से पूरी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। और जहां तक बात रही एजुकेशन की, तो जिसको पढ़ने का दिल होता है ना वो एक दिए की रोशनी में भी पढ़ाई कर लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना ना उसके ऊपर आप हेलोजन भी लगा देंगे और पूरी लाइटें भी ऑन करके रखेंगे, लेकिन तब भी वो पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन जिसको पढ़ने का जज्बा है वो सड़क की एक ट्यूबलाइट की रोशनी में भी अपना इल्म हासिल कर लेगा और उस इल्म की रोशनी से पूरे देश और दुनिया को रोशन करेगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू।